जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम CLR कंपोनेंट ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लैंग्वेज इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं आपसे कह रही थी कि मैंने एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट करने हैं। अब उन फीचर में से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ज़ाहिर है मैं ऑब्वियसली मैं स्क्रैच से बनाऊंगी, खुद से कोड करूंगी। लेकिन लेट्स सपोज कि मैंने एक और फीचर उसमें ऐड करना है और उसकी मेरे पास एक API नेट पे एक ओपन सोर्स अवेलेबल है। वो मॉड्यूल उसका कोड गिवन है लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में है। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क हमें ये फंक्शनैलिटी भी दे रहा है कि आपने अगर किसी और लैंग्वेज का कोड इंटीग्रेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लैंग्वेज इंटीग्रेशन भी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट या पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन आप एक ही लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करें। अगर कुछ मॉड्यूल या फीचर्स किसी और लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हुए हैं तो आप उसको एग्जिस्टिंग कोड में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फंक्शनलिटी भी आपको C# डॉट नेट फ्रेमवर्क दे रहा है। मल्टीपल वर्जनिंग सपोर्ट। ठीक है, मल्टीपल वर्जन भी सपोर्ट कर रहा है। आपको फर्दर इतना DLL में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मल्टीपल वर्जन पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आपको सपोर्ट दे रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। ठीक है, एम्बेडेड सिक्योरिटी भी है कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर बना सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट, ये सारे काम CLR कर रहा होगा। CLR के थ्रू ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या है? अच्छा, लाइब्रेरी के मीनिंग्स क्या होते हैं कि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज वाइज वहाँ पे बुक्स वगैरह स्टोर है। आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो बुक रिक्वायर्ड हो आप उसको लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद जब यूसेज ख़त्म हो गया उसको वापस रिटर्न कर दिया। इसी तरह जब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो किसी भी फ्रेमवर्क में अगर हम क्लास लाइब्रेरी की बात करें तो इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे आपने PF में जब कोड किया होगा, मेथड्स वगैरह खुद से बनाए होंगे, कुछ जगहों पे आपको बिल्ट इन मेथड्स की ज़रूरत होगी। या जो सिंपल, अगर मैं राइट लाइन के मेथड की बात करूँ, स्क्रीन पे कुछ भी राइट करवाना है तो उसके लिए जो मेथड हम कॉल करते हैं वो एक बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, राइट लाइन का मेथड ना तो आपने डिज़ाइन किया है ना ही मैंने डिज़ाइन किया है। कुछ चीज़ें ऐसी थी हमने वहाँ पे जो बिल्ट इन मेथड यूज़ किए। कुछ मेथड्स हमने खुद से बनाए। लेट से परसेंटेज निकालनी है, जो ग्रेड्स हैं, पॉइंट्स हैं, इसको कोर्सेज के मार्क्स हैं वो ऐड करने हैं, हमने फैक्टोरियल निकालना है। इसके बिल्ट इन मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड आपने बनाए। बहुत सारे मेथड हमने PF में ऐसे पढ़े जो बिल्ट इन मेथड है। रीड लाइन का मेथड, राइट लाइन का मेथड, कन्वर्जन का मेथड, टू इन 32 का मेथड, पार्स का मेथड, ये सारे मेथड हमने जो देखे ये क्या है? ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है, तो उन बिल्ट इन मेथड को हम यूज कैसे कर रहे हैं? तो वो बिल्ट इन मेथड्स क्लासेस के अंदर पहले से प्री डिफाइन है। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, अगर हम ऊपर अपने कोड में सबसे पहले यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस यूज ना करें तो हम कभी भी कंसोल डॉट राइट लाइन का कोड डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें उसकी क्लास नेम रिक्वायर्ड होगा जो कि सिस्टम है। सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। इट मीन्स कि राइट लाइन इज द नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ मेथड। वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? कंसोल की क्लास से। तो ये पहले से चीज़ें कहाँ डिफाइन है? क्लास लाइब्रेरी में। डॉट नेट के फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी में एक क्लास बनी हुई है कंसोल की। कंसोल के अंदर रीड लाइन, राइट लाइन के ये तमाम मेथड्स बिल्ट इन मेथड हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं एज ए यूज़र। तो ये बिल्ट इन मेथड है जो कि क्लास के अंदर डिफाइन है, कंसोल की क्लास के अंदर। और कंसोल की क्लास इटसेल्फ कौन सी नेम स्पेस के अंदर आ रही है? सिस्टम। बिकॉज सिस्टम इज अ बेस क्लास। बेस क्लास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर तमाम क्लासेस आ रही हैं। तो सिस्टम इज द बेस क्लास और बाकी तमाम क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर आ रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ तो कोई भी पर्टिकुलर बुक
को एक्सेस करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज में जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी किसी भी जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट शेल्फ बने होते हैं कि ये वाला जो शेल्फ है ये हमारे पास लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं, नेक्स्ट वाला इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर है, तो उससे हमें सॉर्टिंग करना और आसान हो जाती है। ठीक है, मुझे जो स्पेसिफिक बुक है मुझे पता है जो रिक्वायर्ड शेल्फ होगा मैं उसी पे जाऊंगी, मुझे पूरी लाइब्रेरी को वन बाय वन सारी बुक्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी शेल्फ में हमारे पास फर्दर रैक्स बने होते हैं कि अगर कंप्यूटर साइंस है तो उसमें जो फर्स्ट वाला हमारे पास पोर्शन है वो प्रोग्रामिंग का है, सेकंड वाला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बुक है, तो और ज़्यादा सॉर्टिंग हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसी तरह फ्रेमवर्क जो डॉट नेट का फ्रेमवर्क है उसकी बेस क्लास सिस्टम है, तभी हम सबसे पहले जब यूजिंग सिस्टम यूज़ कर लेते हैं तो उसके अंदर जितनी भी बिल्ट इन क्लासेस हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक क्लास पढ़ी होगी पीएफ में, मैथ की क्लास। ठीक है, मैथ की क्लास क्या कर रही है, अगेन वो सिस्टम की नेम, जितनी भी क्लासेस हैं वो सब सिस्टम की क्लास की जो मेन क्लास है उसके अंडर आ रही है। ठीक है, तो मैथ की क्लास के अंदर हम आपने मल्टीपल मेथड्स पढ़े होंगे, वो मल्टीपल मेथड्स क्या हो सकते हैं, मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट, तो ये जो डॉट के बाद हैं ये सारे मेथड्स हैं, साइन कॉस टेन स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम, ये सारे मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड जो ना मैंने बनाए हैं जो ना आपने बनाए हैं, वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क को हम यूज कर रहे हैं विच इज डॉट नेट। ठीक है, और वो किस क्लास के अंदर डिफाइन है, मैथ की क्लास के अंदर, और मैथ की क्लास इटसेल्फ सिस्टम की जो मेन नेम स्पेस है उसके अंदर डिफाइन है। तो ये जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या है, ये हमें हेल्प आउट कर रही होती है कि जो चीज़ें हम पहले से बनी हुई मैकेनिज्म को यूज़ करना चाहें हम उसको कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या हमें हेल्प आउट करी थी, तो मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दी ना कि एक छोटे से प्रोग्राम में मैंने मैथ का फंक्शन यूज़ कर लिया, मैथ की क्लास। एक्चुअली फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी आर यूज्ड फॉर प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी। कोई आपने ASP.NET कोई वेबसाइट बनानी है ASP.NET की, कोई वेब सर्विसेज बनानी है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी का लिंक है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, विंडोज फॉर्म जो अभी हम इस कोर्स में प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो हम सारी चीज़ें स्क्रैच से नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्ट इन मेथड होंगे जो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करी है, उन बिल्ट इन मेथड को हम एक्सेस करेंगे। वो बिल्ट इन मेथड कहाँ डिफाइन है, क्लास लाइब्रेरी में। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट में उन्होंने बताया कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, एक्सएमएल एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट कैसे कर रही होगी कि हर चीज हम एज ए यूजर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है वो लाइब्रेरी में डिफाइन है। ठीक है, इनपुट आउटपुट कुछ रीड करवाना है, राइट करवाना है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन यूज करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स, या इवन जब आपने फाइलिंग की होगी पीएफ में तो उसके लिए भी आपने फाइल स्ट्रीम की क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए होंगे। फाइल स्ट्रीम fs इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, जिसमें आगे पूरा पाथ दिया होगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आप कर रहे होगे fs डॉट क्लोज, fs डॉट स्टार्ट, इस तरीके के सारे मेथड्स यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो वो क्लासेस बनी हुई हैं, उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के आप उसके बिल्ट इन मेथड एक्सेस कर सकते हैं कि फाइल पे कब राइट करवाना है, फाइल से फ्लश का मेथड होगा, क्लोज का मेथड होगा, fs डॉट ओपन का मेथड होगा। तो ये सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो पहले से डिफाइन है, आपने सिर्फ क्या करना है उनको ऑब्जेक्ट रिलेट करके उनको एक्सेस करना है। तो और ये डिफाइन कहाँ हुए हैं, हमारी क्लास लाइब्रेरी में। ठीक है, CLR क्या कर रहा है, सबसे पहले हमने देखा, अब हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से CLR क्या क्या काम कर रहा है। CLR मैनेज कोड एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम। ठीक है, जब आप किसी कोड को, जब आप कोड लिखते हैं C# पे या .NET के फ्रेमवर्क की किसी भी सपोर्टेड लैंग्वेज पे, तो वो कोड को जब आप रन करते हैं तो रनिंग टाइम पे जो उस कोड की पूरी मैनेजमेंट होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, who is responsible for the overall एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड, कि आपके कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी स्टोरेज कैसे करनी है, थ्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, एरर हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें कोड तो आप करेंगे लेकिन उस कोड को चलाएगा कौन बैकएंड पे, CLR।
ठीक है, मेमोरी कैसे असाइन करनी है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन, जो हमारे पास मेमोरी को फ्री अप कैसे करना है, स्टोरेज कैसे जो है वो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं यूजलेस ऑब्जेक्ट जो ऑक्यूपाई किया मेमोरी, उनको कैसे मेमोरी से रिमूव करना है। ठीक है, सबसे मेन लेयर आपके पास जो लेयर होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। ठीक है, जिसमें हमारा कोड ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है लिनक्स है। उसके बाद जो लेयर होगी वो CLR की होगी। मैं .NET फ्रेमवर्क की साइकिल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास CLR आ गया। ठीक है, उसके ऊपर CLR के ऊपर जो आपके पास लेयर है वो .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी है जो हमने पढ़ा है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल टाइप्स। रीयूजेबल टाइप्स मींस क्लासेस बनी हुई हैं, मेथड्स बने हुए हैं, आपको जब जब जरूरत होगी आप उन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक कलेक्शंस को यूज कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग के लिए यूज हो सकता है, कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन उसके लिए यूज हो सकता है। स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड स्ट्रिंग डॉट कंकेटिनेट, तो स्ट्रिंग की क्लास से रिलेटेड भी मेथड्स पहले से प्री डिफाइन है। सो सबसे नीचे लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर CLR की लेयर, फिर उसके ऊपर जो लेयर है वो किसकी है, बेस क्लास लाइब्रेरी। फिर उसके ऊपर जो लेयर है वो हमारे पास डेटा एक्सेस लेयर है। डेटा से कनेक्टिविटी, डेटाबेस से कनेक्टिविटी, उसके लिए जो क्लासेस आप बनाएंगे, उसके लिए जो हमारे पास क्लासेस और जो मैकेनिज्म यूज होगा वो ADO.NET एंड XML। ठीक है, ये हमारे पास डेटा एक्सेस लेयर है। जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम करेंगे वो चीज़ें यहाँ डिफाइन होंगी। और अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना मीन्स कि कोई ऐसा जो है वो कोड एम्बेड करना है जो किसी और लैंग्वेज में है, तो उसके लिए फिर आप XML यूज करेंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज होती है, जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं तो उन मल्टीपल लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए, एम्बेड करने के लिए यूज होती है। फिर उसके ऊपर जो हमारे पास लेयर है वो हमारे पास टाइप की है, कि आपने विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है या आपने ASP.NET मीन्स आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन में वेब फॉर्म्स बनाने या वेब सर्विसेज क्रिएट करनी है, या आपने कोई मोबाइल इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी है। ठीक है, तो ASP.NET एंड विंडोज फॉर्म जो एप्लीकेशन है वो टूल्स में ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कि आपने विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन मींस डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, और ASP.NET वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। ये लेयर हो गई। और सबसे ऊपर जो लेयर है वो हमारे पास लैंग्वेजेस की है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट। तो वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, C++, C#, VB.NET, पर्ल, J#, etc. अच्छा, एक चीज एक यूज योर फेवरेट लैंग्वेज। ठीक है, सबसे टॉप लेयर हमारे पास लैंग्वेज की है, कि सबसे पहले आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे कि उस लैंग्वेज को यूज करते हुए आपने फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है। फिर एप्लीकेशन बनाना आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ADO.NET और XML डेटाबेस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारी क्लासेस इस लेयर में डिफाइन होंगी। ठीक है, और अपने कोड में आप ये दोनों चीजें यूज कर रहे होंगे। अपना आपका अपना कोड तो होगा, बेस क्लास लाइब्रेरी जैसे रीड करवाना है राइट करवाना है उसके लिए आप बेस क्लास लाइब्रेरी भी यूज करेंगे, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए सारी क्लासेस जो आप यूटिलाइज करेंगे वो ADO.NET और XML हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप अपने कोड को रन करेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल CLR होगा, जो आपके कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवाएगा। अच्छा, CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या कह रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो एक ही है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन एक ही CLR के अंडर उन लैंग्वेजेस को फाइनली रन होना है। तो जब रनिंग मैकेनिज्म एक है, एक ही मशीन है जो इन सबको रन कर रही है, मतलब एक ही मैकेनिज्म है, एक ही प्रोग्राम है, तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे
जो हर इन लैंग्वेज को फॉलो करने होंगे सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेबल ऑन CLR. So common language specification is a set of rules जो कि ये डिटरमाइन कर रही है कि हर लैंग्वेज पे काम करने का कोई ना मैकेनिज्म क्या होना चाहिए. सो CLS क्या है हमारे पास? लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो इस लेयर पे आएगी, जो हमें ये बता रही होगी कि हमें किसी भी लैंग्वेज पे काम करना है पर वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड और सम सिंटैक्स और सम रूल्स which apply on all of these language because they all are executable on this one CLR. ठीक है, ऐसे होता है ना कि जब हम किसी चीज पे किसी लेवल पे जा रहे होते हैं तो उस लेवल के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और हमें उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है. अगर वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं तो फिर हम वो लेवल अचीव कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि आपकी CGPA अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है 3.5 होनी चाहिए तो उसके लिए फिर उसने आप कुछ जो है वो माइलस्टोन सेट करने होंगे, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा जो फॉलो करना होगा. इसी तरह जब हम कह रहे हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस है और उनको एक ही CLR पे रन होना है तो उस CLR के अपने कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स कहाँ डिफाइन है? CLS में कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. जो लैंग्वेज उस CLS को फॉलो कर रही है वही CLR पे रन हो सकती है. और ये सारी टूल किट सब हमारे पास क्या है? ये विजुअल स्टूडियो .NET का पूरा फ्रेमवर्क है. ठीक है, विजुअल स्टूडियो .NET जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है उसने उसको लेयर्स की फॉर्म में वो डिवाइड करके काम कर रहा है. ठीक है, ये सारी CL लैंग्वेजेस हैं जो कि ECM में एक स्टैंडर्ड है जो कि ऑथराइज करता है लैंग्वेजेस को कि ठीक है ये एक लैंग्वेज है जिस पे काम हो सकता है. कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ओपन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो लैंग्वेज इसको फॉलो कर रही है इस स्पेसिफिकेशन को, इट मीन्स कि वो .NET फ्रेमवर्क की लैंग्वेज हो सकती है. ठीक है, वेब सर्विसेज आ गई हमारे पास, XML बेस्ड सर्विसेज आ गई और फिर ये हमारे पास CLR है जो कि ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड का रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें मेमोरी एलोकेशन, गार्बेज कलेक्शन, थ्रेड सेफ, थ्रेड कैसे चलना है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये एरर हैंडलिंग, ये सब आपका CLR कर रहा होता है. मशीन मैनेज रनिंग कोड, CLR क्या कर रहा होता है? आपके रन कर रहा होता है रनिंग कोड. जो आप कोड रन हो रहा होता है तो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? CLR के पास, जो कि CLR एक कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क का, लाइक अ वर्चुअल मशीन. ठीक है, वर्चुअल मशीन क्या कर रही होती है? अगर हम लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं तो लिनक्स की अपनी एक VM है. या कभी आपने कोई VM इंस्टॉल किया हो अपने पास तो VM बेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या कर रहा होता है? एक वर्चुअल मशीन की तरह काम कर रहा होता है. उस मशीन पे एक ऐसी मतलब मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें मैंने विंडोज भी इंस्टॉल किया है, मैंने लिनक्स भी. ठीक है, दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो VM क्या करेगा? वो एट अ टाइम किसी एक मशीन पे काम कर रहा, इस एक मशीन पे या तो वो लिनक्स चला रहा होगा या वो विंडोज चला रहा होगा. तो जब वो विंडोज चला रहा होगा तो हमें पता भी नहीं होगा कि उस सिस्टम पे लिनक्स भी इंस्टॉल है. वो टोटली VM क्या चला रहा होगा? विंडोज. इसी तरह CLR भी इट्स लाइक वर्चुअल मशीन जो कि थ्रेडिंग भी कर रहा होगा, मेमोरी मैनेजमेंट भी कर रहा होगा और हमारे पास इंटरप्रेटर भी रिक्वायर्ड नहीं होगा. हमारे पास जो कंपाइलर यूज होगा CLR पे, उस कंपाइलर को हम कह रहे हैं JIT कंपाइलर. JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर. मैनेज नेटिव कोड्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम इंस्टॉलेशन और एट रन टाइम. ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा? जो आपने कोड लिखा है उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि जो उस मशीन का एक्चुअल कोड है जिसको वो मशीन चलाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड, बाइनरी लैंग्वेज वाला कोड. तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो कोड CLR के पास आएगा MSIL, उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा? उसका नेटिव कोड यानी कि ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके, मींस जीरोस एंड वन. अच्छा, अब मैनेज्ड कोड क्या है? जैसे हमने पढ़ा ये वाले मैनेज रनिंग कोड, हम क्या कह रहे हैं? CLR हमेशा जो हमारे पास रन कोड होना है उस कोड को हम कह रहे हैं मैनेज्ड कोड. हर वो कोड जो CLR पे एप्लीकेबल है, जिसको CLR ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो कोड क्या होगा? मैनेज्ड कोड. अब हम देखेंगे कि मैनेज्ड कोड और अनमैनेज्ड कोड क्या होता है. मैनेज्ड कोड वो होता है
जो भी लैंग्वेज की सपोर्ट डॉट नेट दे रहा है उस लैंग्वेज में जब हम कोड करेंगे, तो ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि हर लैंग्वेज का अपना एक और स्पेसिफिक कंपाइलर होगा जो उस कोड को MSIL में ट्रांसफॉर्म करेगा, मीन्स एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज नहीं होगी, सिंपल एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होगी। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बीच की एक लैंग्वेज होगी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। सो जो लैंग्वेज सी डॉट नेट प्रोवाइड कर रहा है उस लैंग्वेज के कोड को हम उसके कंपाइलर के थ्रू इंटरमीडिएट लैंग्वेज में IL में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वो IL वाली फाइल CLR पे हिट होगी और CLR फिर उसको अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म करेगा। तो हर वो फाइल जो IL है, जो उसकी लैंग्वेज ने IL में ट्रांसफॉर्म की है, वो मैनेज्ड कोड है, और वही मैनेज्ड कोड CLR को हिट करेगा। ठीक है, कोड दैट टारगेट्स द CLR इज रेफर्ड टू एज मैनेज्ड कोड। हर वो कोड जो कि डॉट नेट की प्रोवाइडेड सपोर्टेड लैंग्वेज के थ्रू हमने ट्रांसफॉर्म किया है IL में, वो मैनेज्ड कोड है। और वो मैनेज कोड कहाँ जाएगा? आपके CLR में, और CLR अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा। ऑल मैनेज कोड हैज द फीचर्स ऑफ द CLR। जितना भी मतलब तमाम मैनेज कोड, मैनेज कोड का मतलब वो जो IL ट्रांसफॉर्म हुआ है, हर वो कोड जो जिसको हम कह रहे हैं कि वो मैनेज्ड कोड है, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज, उसके जो है वो ये फीचर्स होने चाहिए। वो कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, टाइप सेफ होना चाहिए। टाइप सेफ मीन्स ये कि जो डाटा आप यूज़ कर रहे हैं उस पर टाइप डिफाइन करें कि अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, तो टाइप सेफ्टी होनी चाहिए। मतलब हर डाटा जो आपने यूज़ किया है उस कोड में, उसको आप टाइप डिफाइन करेंगे, किस टाइप का डाटा वो स्टोर करेगा। क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट होनी चाहिए आपके उस कोड में। क्रॉस लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए आपके कोड में। ट्राई कैच मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि अगर रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव ना करे। एंड मल्टीपल वर्जन सपोर्ट, मल्टीपल वर्जन की सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही वर्जन पे काम हो, मल्टीपल वर्जन की सपोर्ट हो, ताकि अगर दो अलग अलग वर्जन पे काम कर रहे हैं तो जब इंटीग्रेट करें, इसलिए कि अगर दो प्रोग्रामर्स हैं जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं, अलग अलग मशीन पे हैं, ठीक है, कुछ काम मैंने किया है, कुछ काम आपने किया है, तो हम जब फाइनल एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल वर्जन की सपोर्ट हो सकता है मेरे पास जो डॉट नेट जो है इंस्टॉल है उसका वर्जन कोई और हो, आपके पास जो मेरा दूसरा पार्टनर काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे उसके पास कोई और वर्जन हो, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करें तो वो वर्जन सपोर्ट हो रही हो। ऐसा ना हो कि वो कहे कि वो वर्जन पुराना है तो ओपन ही नहीं करेगा। मैनेज कोड इज रिप्रेजेंटेड इन स्पेशल इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। सो जो हमारे पास मैनेज कोड है हम उसको कह रहे हैं कि वो एक MSIL है। और क्या काम कर रहा है हमारा CLR? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। द CLR मैनेजेस मेमोरी फॉर मैनेज कोड। जो कोड CLR के पास आ रहा है वो मैनेज्ड कोड है, मैनेज्ड कोड को ही CLR चलाएगा। जो अनमैनेज्ड कोड होगा उसको CLR एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि CLR पे वही कोड टारगेट हो सकता है जो उसकी प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस के थ्रू हमने MSIL में ट्रांसफॉर्म किया है। ऑल एलोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बफर मेड फ्रॉम अ मैनेज्ड हीप। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो मेमोरी है टू पोर्शंस में डिवाइड होती है, स्टैक और हीप, ठीक है। स्टैक में जो भी हम सॉरी स्टैक में हमारे पास जितनी भी प्री डिफाइंड जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या है? इंटीजर, फ्लोट, और क्या चीज़ें हमारे पास? कैरेक्टर। जितनी भी प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं वो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हमेशा स्टैक एरिया में मेमोरी के स्टोर होती हैं, कंपाइल टाइम पे जो होती हैं। जैसे अभी आपने PF में किया होगा काम, तो जब हम इंटीजर इंट a इज इक्वल टू 10 इंट b इज इक्वल टू 20, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे ही ये जो हमारे पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं वो स्टोर हो जाती हैं। लेकिन अब चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, तो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो हमेशा हीप में होती है। क्लास, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्या चीज़ बैक एंड पे, जब हम फ्रंट एंड पे कोड तो कर रहे हैं, हमें बैक एंड की नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि जब हम कोड कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो कोड मेमोरी में कहाँ स्टोर हो रहा है, जब रन कर रहे हैं तो कहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, सीएलआर क्या काम कर रहा है हमें पहले से, जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो बैकएंड पे मैकेनिज्म कौन चला रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस कोड को एग्जीक्यूट करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं और हमारी नॉलेज में होना ज़रूरी है। ठीक है, सो जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सारी हमारी मेमोरी के स्टैक एरिया पे स्टोर होती है कंपाइल टाइम पे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, उसमें जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइव ऑब्जेक्ट, तो वो लाइव ऑब्जेक्ट्स कहाँ जाके स्टोर होते हैं, रन टाइम पे होते हैं, डायनामिकली एलोकेट होते हैं और मेमोरी के हीप एरिया में स्टोर होते हैं। ठीक है, मेमोरी के दो पोर्शन होते हैं, स्टैक और हीप। जो प्री डिफाइन है कंपाइल टाइम पे हो रहा है वो स्टैक पे होगा, और जो रन टाइम पे हो रहा है वो हीप पे होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इज इक्वल टू न्यू, तो न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है, रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है। Unused objects and buffers are cleaned up automatically through garbage collection. CLR का एक हमारे पास garbage collection का mechanism है जो automatically जितने भी unused objects हैं जो बहुत टाइम से मेमोरी पे स्टोर हैं लेकिन अब यूज नहीं हो रहे, उसको क्या करेगा, मेमोरी से रिमूव कर देगा सो दैट आपकी मेमोरी फ्री अप हो सके। और ये काम कैसे होता है, थ्रू गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म। और इसको एक्सप्लिसिटली आप खुद से करना चाहें भी कर सकते हैं, लेकिन बैकएंड पे आपका सीएलआर खुद ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सम ऑफ द वर्स्ट बग्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर नॉट पॉसिबल विद मैनेज्ड कोड। ठीक है, वो कह रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ बग्स ऐसे होते हैं, एरर्स ऐसे होते हैं जो बहुत वर्स्ट होते हैं, जो कि मैनेज कोड के थ्रू पॉसिबल नहीं है, लाइक लीक मेमोरी और ऑब्जेक्ट्स, reference to freed or non-existing objects, reading of uninitialized variable। ठीक है, लीक मेमोरी और ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो थ्रू आउट जिनका स्कोप नहीं है, रेफरेंसेस टू फ्रीड और नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो किसी के लिंक होकर आ रहे हैं और एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपने डिलीट कर दिया है, तो जो लिंक है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कि हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं जो अब मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है। रीडिंग ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स, अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स, आपने एक वेरिएबल तो यूज कर लिया बट उसको कहीं इनिशियलाइज ही नहीं किया, जब इनिशियलाइज नहीं किया तो उसको कैसे रीड करेगा। एंड पॉइंटरलेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे पॉइंटर्स यूज नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट स्टैटिक यूज करके रेफरेंस तो क्रिएट कर सकते हैं बट हम पॉइंटर नहीं यूज कर रहे होते। अच्छा, लैब का कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, लैब का स्केड्यूल जो आपको डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली लैब जो है वो आपकी स्केड्यूल होगी। लैब का स्केड्यूल और लैब के टीचर कौन है उसकी मुझे ऐसे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, आईएल क्या है मेरे पास, आईएल के मल्टीपल लैंग्वेज है, मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं। IL stands for Intermediate Language, MSIL Microsoft Intermediate Language। ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, इट इज लो लेवल मशीन लैंग्वेज लाइक असेंबलर बट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, आईएल क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इट इज लो लेवल मशीन लैंग्वेज लाइक असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, मशीन लैंग्वेज नहीं है, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है बट इट्स नॉट मशीन लैंग्वेज, ये चीज जो है ना उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बट इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो जो आईएल बन रही है इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ये असेंबलर की तरह होनी चाहिए। CTS is a rich type system built into the CLR। CLR के अंदर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर हमारे पास CTS है, कॉमन टाइप सिस्टम। CTS स्टैंड्स फॉर कॉमन टाइप सिस्टम। ये क्या कर रहा है, ये आपकी CLR को बता रहा है कि हमारे पास वेरियस टाइप्स की इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है, लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेशंस ऑन दोस टाइप्स के। हम इंटीजर पे कन्वर्जन, पार्सिंग, फ्लोट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ डिफाइन होंगी, ये CTS के अंदर डिफाइन है, कॉमन टाइप सिस्टम, जो कि कहाँ बिल्ट है, CLR के अंदर।
सो दैट जब CLR के पास जब आपके पास IL फॉर्म आए, ये वाली फॉर्म CLR के पास आए, तो CLR को पहले से पता हो कि उस कोड के अंदर जो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जो बेसिक डेटा टाइप्स आपने यूज किए हैं उसको कैसे स्टोर करना है, उसका कन्वर्जन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें CTS के अंदर डिफाइन है, कॉमन टाइप सिस्टम, जो कि CLR के अंदर बिल्ट इन है। सो दैट जब CLR के पास IL पहुंचे तो CLR उसको उसी के अकॉर्डिंगली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सके। CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो हमने ऊपर भी देखा था, CLS इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट all languages and libraries need to follow. This will ensure interoperability between लैंग्वेज। इट मीन्स कि CLS क्या है, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, एक कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बता रहा है जो हर लैंग्वेज और लाइब्रेरी को फॉलो करना ज़रूरी है, सो दैट इंटर ऑपरेबिलिटी रहे लैंग्वेजेस में। अगर आपने कोई एक फीचर किसी दूसरी लैंग्वेज का है तो फिर दोनों लेकिन एक ही स्टैंडर्ड और उसको रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास इंटर ऑपरेबिलिटी रहे। ठीक है, हम इजिली उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकें। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? कोई क्यूरी, कोई सवाल, यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई हो? ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस, डॉटेड लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। C शार्प, VB, पाइथन, J शार्प, जो भी हमारे पास .NET की सपोर्टेड लैंग्वेज है उसमें जो भी आप कोड लिखोगे वो किस में कंपाइल्ड होगा? पहले इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। CLR कंपाइल IL इन जस्ट इन टाइम कंपाइलर, फिर वो MSIL का जो कोड है वो CLR पे हिट होगा। CLR उस कोड को, MSIL को जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करते हुए ईच फंक्शन इज कंपाइल्ड जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। हर फंक्शन, हर मेथड कंपाइल होगा एग्जीक्यूशन से पहले। The JIT code stays in memory for subsequent calls, और वो जो JIT कोड है वो मेमोरी में स्टे करेगा। जस्ट इन टाइम कंपाइलर की फंक्शनलिटी है, लेट से मेरे कोड में 100 लाइंस ऑफ कोड है राइट नाउ, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जब फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट होगा उस 100 लाइंस को कंपाइल करेगा और ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फिर लेट से मैंने उसी 100 लाइन ऑफ कोड में 10 लाइंस और ऐड की, ठीक है, कुछ चेंजेस की, मॉडिफिकेशन की। अब जब मैं उसको दोबारा से जस्ट इन टाइम कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करूंगी तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, 110 लाइन ऑफ कोड को कंपाइल करने के बजाय वो जो 100 ऑलरेडी पहले से कंपाइल हो चुका था फर्स्ट वर्जन, वो जो 10 रिमेनिंग नहीं ऐड किए हैं उसी को उसमें ऐड ऑन करेगा। मीन्स कि वो बार बार कंपाइल हुए कोड को बार बार रिकम्पाइल नहीं करेगा, सिर्फ जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं या जो चेंज वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, उसी को क्या करेगा, उसी को फर्दर एग्जिस्टिंग कोड में एम्बेड करता जाएगा। तो इससे हमारा टाइम और ज़्यादा वेस्ट होने से बच जाएगा। रिकम्पाइलेशन ऑफ असेंबलीज आर ऑल्सो पॉसिबल, और अगर आप किसी असेंबली को दोबारा से रिकम्पाइल करवाना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। अच्छा, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपने किसी भी लैंग्वेज पे सोर्स कोड लिखा, उस लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा, हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग कंपाइलर होगा, ये बात याद रखना है, जो कि उस लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को IL में ट्रांसफॉर्म करेगा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अच्छा, IL के दो पार्ट होंगे, एक तो वो एक्चुअल कोड और एक मेटा डाटा। मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, कि कौन डाटा की टाइप क्या है, उस पर कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। वो डाटा जो IL है वो कहाँ जाएगा, हमारे ये पूरा CLR है, ठीक है। लेट सपोज ये वाला पोर्शन क्या है, ये कोड की कंपाइलेशन है, ये एग्जीक्यूशन है। कोड की एग्जीक्यूशन वो कौन देख रहा होता है, आपका CLR। CLR के अंदर एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो जो इसको IL मिल रही होगी उसको ट्रांसफॉर्म करेगा नेटिव कोड विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसको बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा है, लैंग्वेज का कंपाइलर उसको IL में ट्रांसफॉर्म कर, IL का कंपाइलर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर CLR पे वो कोड हिट होगा। CLR के अंदर एक कंपोनेंट है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो उस कोड को कंपाइल करके
आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जो मशीन की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। एट इंस्टॉलेशन और द फर्स्ट टाइम ईच मेथड इज कॉल्ड, फर्स्ट टाइम जब मेथड कॉल होगा तमाम जो कोड है वो तमाम मेथड्स, हर कॉल जो है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर पे हिट होगी। नेक्स्ट टाइम उसी कोड पे अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो जो चेंज वर्जन होगा सिर्फ वो मॉडिफाई होगा, पूरा का पूरा कोड या ऑलरेडी जो हमारे पास कंपाइल मेथड है वो दोबारा से रिकम्पाइल नहीं होंगे। हाँ, अगर आप एक्सप्लिसिटली करवाना चाह रहे हैं तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं तक रख दें। मीनवाइल मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। अटेंडेंस में मैं नेम कॉल करूंगी, जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो अपना नेम और स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड कर दे। ठीक है, सैयद अल्तमश हुसैन। ठीक है, जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दे। अटेंडेंस में नेम एंड स्टूडेंट आईडी। सैयद अल्तमश हुसैन, अब्दुल बासित जफर खान। ओके, बासित प्रेसिडेंट है। सैयद मोहम्मद हमजा, सैयद मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद रजा प्रेसिडेंट है। ओके, अहमद इकबाल। ये नाम कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, अल्तमश एंड अहमद इकबाल। आप लोगों ने मुझसे पीएफ तो नहीं पढ़ी कभी? नहीं नहीं, और अहमद इकबाल, 2 दफा नेम कॉल करूंगी मैं। मोहम्मद शफात खान। हाँ हमजा, आप तो मुझे याद पे आ गए। नहीं, अल्तमश ने मुझसे पढ़ा भी है। सैयद अल्तमश हुसैन, इन लोगों की शक्लें भी मुझे याद आ गई हैं। अहमद की भी, मोहम्मद शफात, शफात भी याद है मुझे। मोहम्मद शफात खान। शफात प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। हमजा अकबर। ओके, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, इन्होंने भी पढ़ी है। अब्दुल राफे सिद्दीकी, सुमेरा महफूज, दानियाल अहमद। ओके, दानियाल अहमद प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद साद कुरैशी, सुमेरा भी प्रेजेंट है। ओके सुमेरा, आपकी भी मार्क करती मैंने अटेंडेंस। सैयद मोहम्मद असद कुरैशी। मीटिंग एंड होने वाली है, जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, बाकी हम फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद। सैयद मोहम्मद असद को, जिन लोगों की अटेंडेंस हो गई है वो अभी दोबारा ज्वाइन नहीं करें, जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है वो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करें अटेंडेंस के लिए। उसके बाद फिर हम 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और 10:40 पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। गयूर अहमद, गयूर अहमद। हमजा आसिफ।